मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। मैंने कुछ क्वेश्चंस और ऐड किए हैं असाइनमेंट में, वो शुरू कर दिए आपने? यस सर। पुराने वाले क्वेश्चन जितने थे वो सभी के खत्म हो चुके हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि जो असाइनमेंट है उन्हें टाइम बाउंड तरीके से खत्म करना है आपको, और ये वाला असाइनमेंट आपको 12 तारीख तक खत्म करना है। इसके बाद हम फिर और सारे क्वेश्चन ऐड करेंगे और क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा ज्यादा होगा इस बार मैंने थोड़े कम करे 40, तो अभी और मैं 11-12 तारीख को क्वेश्चंस कुछ और ऐड करूंगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ो, बार बार पढ़ो, उन्हें समझो कि क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं उसको जानता हूँ या और मैं सवाल को अटेम्प्ट कर सकता हूँ या नहीं। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। ठीक है? जी सर। यस सर। सर हमारा टेस्ट का मेल भी नहीं मिला सर, उसमें नाम भी शायद नहीं है हमारा। आपको ईमेल नहीं आया? पहली बात मैं आप लोगों को दोबारा से बोलूंगा कि कुछ स्टूडेंट ने अपना जो आईडी है वो deep.denpower.org नाम से बनाया है, जो कि आपको नहीं बनाना था। आपको ईमेल, आपका जो पर्सनल ईमेल होता है उससे आपको बनाना था। तो जो 8-10 स्टूडेंट्स हैं, अगर होगा तो मैं उसकी लिस्ट जारी कर दूंगा, आपको बता दूंगा कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है। तो आप अपना लॉगिन आईडी करेक्ट करें, कि अब आप करेक्ट भी करेंगे तो भी मुश्किल होगी। आप लोग मुझे भेजें तो मैं डाटाबेस में चेंज कराऊंगा, तो आपका यूजर नेम चेंज हो जाएगा। अपना सही ईमेल एड्रेस दें जिससे कि आप तो मेल मिले थे सर आपको? हम आपको जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक लिस्ट भेज देंगे, आपको फिर उससे जानकारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओके। मैंने स्क्रीन आपको शेयर कर दी है। कल हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। क्या आज के समय में पोजीशन है, आज के समय में क्या स्थिति है, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की थी कि हमने किस प्रकार से अलग अलग दौर में अपनी विदेश नीति को रखा है। आज तक विदेश नीति किस किस फेजेस में गुजर चुकी है। जो पहला फेज था जिसमें ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट की बात थी, कि हमने किसी के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं किया या नॉन अलाइनमेंट की बात की पहली स्थिति में। उसके बाद एक दौर आया जिसमें हम रियलिज्म ज्यादा व्यवहारिक होने लगे, ज्यादा रीजनल असर्शन की ओर, क्षेत्रीय असर्शन, कि हम क्षेत्र में अपना प्रभुत्व, अपना अपना जो दावा है वो रखें, उस फेज की ओर गए। 1991 के बाद अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको कैसे बचाना है, और इंडिया किस प्रकार से एक बैलेंसिंग पावर, एशिया में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभरा, और एनर्जेटिक एंगेजमेंट, ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी क्लास में। हम आज जिसकी बात कर रहे हैं वो है इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, हमारा जो डायस्पोरा का मतलब होता है ऐसे लोग जो जो भारत के ओरिजिन के हों, भारतीय मूल के हों, परंतु दूसरे देश में किसी भी कारण से रह रहे हों, तो ऐसे लोग डायस्पोरा बोलते हैं। डायस्पोरा। तो लोग अन्य अलग अलग कारणों से, हमने पहले बात की थी, जैसे एजुकेशनल कारणों से लोग बाहर जाकर रह सकते हैं। आप एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर गए, आप एम्प्लॉयमेंट की सर्च में बाहर गए, आप किसी और कारण से लोग जाकर बाहर रहे,
कभी रिफ्यूजी हालत हो जाते हैं कि ऐसे हालात पॉलिटिकल व्यवस्था से लोग परेशान होकर चले जाते हैं। ऐसे कई कारण हो सकते हैं और हिस्टोरिकल कारण भी हैं, जैसे कि पुराने समय में फोर्स्ड लेबर थी, किरमिटिया मजदूर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर थी। और कई सारे ऐसे आइलैंड थे, कई सारे ऐसे द्वीप या छोटे स्थान थे, वहां पर मजदूरों की पूर्ति के लिए भारत से लोगों को ले जाया गया। तो भारतीय मूल के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ समय पहले गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सौ साल पहले जिनके फोर फादर्स यहाँ से गए हैं। तो ऐसे लोग इंडियन डायस्पोरा, बेसिकली ऐसे लोग भारतीय मूल के हैं और उनका भारत के साथ एक जो स्वाभाविक कनेक्शन है, हमारा अपने मूल स्थान के प्रति जो एक कनेक्शन रहता है वो जीवित रहता है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के करीब 17.5 मिलियन, यानी कितने लोग हुए ये 17.5 मिलियन, कितने लोग हुए इनको 175 लाख करोड़। भारत के लगभग 2 करोड़ के करीब लोग भारतीय मूल के दूसरे देशों में रहते हैं और जिनसे भारत को हाईएस्ट रेमिटेंस, भारत की फॉरेन करेंसी का 78 बिलियन प्राप्त हुआ, ठीक है। करीब 3.4% हमारा जीडीपी का हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, विदेशों से। हमारी 3.5% मोटा मोटा जीडीपी दूसरे देशों से आ रही है। 78 बिलियन, लगभग 80 बिलियन डॉलर हमें फॉरेन करेंसी विदेशों के रेमिटेंस से प्राप्त होती है। ऐसे लोग, ऐसे इंडियन जो बाहर रहते हैं, उनके द्वारा भेजे गए पैसे से प्राप्त होती है। आज के समय में हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं ज्यादा प्रॉस्परस है और भारत के निर्माण में वो ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जो हमारे डायस्पोरा है, डायस्पोरा को हम थोड़ा सा नकारात्मक तरीके से देखते हैं। डायस्पोरा को हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं कि भाई ये लोग मूल भारतीय मूल के थे, पर जो है यहाँ पर ये भारतीय मूल के लोग यहाँ पर वापस नहीं आते, या हम उन्हें एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं कि उनकी उपयोगिता क्या है हमारे लिए, वो तो अब देश छोड़ के जा रहे हैं। परंतु उनका रोल बहुत है। नंबर एक, उनके जो रेमिटेंसेस हैं, जैसा हमने यहाँ देखा कि करीब 80 बिलियन डॉलर, जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो आती है उसका बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। 80 बिलियन डॉलर हमें केवल अपने इस डायस्पोरा से प्राप्त होते हैं। रेमिटेंसेस हो गए, फिर इन्वेस्टमेंट, भारतीय मूल के लोगों को वापस भारत में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। देन अभी लॉबिंग फॉर इंडिया, ठीक है, वो भारत के लिए विदेशों में अब भारत के लिए लॉबी करते हैं, दबाव डालते हैं, दबाव ग्रुप बनाते हैं कि हमें, जैसे अभी हमने देखी कुछ कार्यक्रम यूएसए में हुआ, हाउडी मोदी, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं और जिनसे भारत का दूसरे देश में रहकर भी लोग भारत की बात वहां करते हैं, तो वो लॉबिंग फॉर इंडिया है। इसके अलावा भारत के संस्कृति को दूसरे देशों में प्रसारित करना और भारत की एक अच्छी तस्वीर को दुनिया में लेकर जाना बाय वे ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंडस्ट्री, अपनी मेहनत से। तो इससे ये सभी लोग भारत के लिए बहुत अच्छा एक काम कर पाते हैं। डायस्पोरा शब्द जो है डिस्पर्शन शब्द से निकला है। डिस्पर्स होता है कोई भी चीज, केमिस्ट्री के अंदर में कोई भी चीज डिस्पर्स होती है, फैलती है। अब इसमें डायस्पोरा में जो भारतीय डायस्पोरा होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसमें शामिल हैं हमारे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन।
नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन क्या होती है? सर जो भारतीय मूल है लेकिन 2 या 3 साल से बाहर रहते हैं। नहीं, जो इंडिया के मूल निवासी नहीं है। जो एनआरआई की डेफिनेशन है आप लोग इसे देख सकते हैं। जो एनआरआई की डेफिनेशन है भारतीय भारतीय व्यवस्था में, उसके अनुसार कोई भी भारतीय, कोई भी इंडियन यदि भारत से बाहर जाकर रहता है, यदि एक साल के अंदर 365 दिन में 181 दिन से अधिक, एक साल के 365 दिन में 181 दिन से अधिक यदि दूसरे देश में या जाकर रहता है, 82 है शायद, 182 दिन से ज्यादा अगर दूसरे देश में जाकर रहता सर है, 182। हाँ 82 है, तो एनआरआई कहलाता है। एनआरआई होने के लिए उसे भारतीय सिटीजन होना चाहिए, नंबर 1 इंडियन सिटीजन होता है, परंतु वो इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश में एटलीस्ट मोर देन 182 डेज से ज्यादा रह रहा होता है। तो पहली डेफिनेशन ये है। दूसरी है पीपल ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के लोग हैं। ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें पीआईओ और ओसीआई होल्डर्स का कार्ड मर्ज कर दिया गया है और उनको अब ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये सिटीजन नहीं होते ओसीआई। हमारे जो संविधान के अंदर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हमारे देश के अंदर केवल एक नागरिकता हो सकती है। कई जगह पर ये भी संभव है कि जहाँ दोहरी नागरिकता संभव है, और भारत में ऐसी संभव नहीं है। हमारी व्यवस्था में हम केवल एक नागरिकता रख सकते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, जब वो वहाँ का नागरिक बन जाता है, सिटीजन बन जाता है, वहाँ का पासपोर्ट बनवा लेता है, तो इंडियन पासपोर्ट अपने आप इनवैलिड हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, अब वो उसी देश का नागरिक बन जाता है। तो जो ओसीआई है, ठीक है, वो सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ओवरसीज सिटीजनशिप का मतलब होता है, ओवरसीज का मतलब होता है विदेश, दूसरा देश, और सिटीजन का मतलब है नागरिक। तो दूसरे देश में भारत का रहने वाला नागरिक, ठीक है, तो वो नाम है ये, पर ये एक्चुअल में सिटीजनशिप नहीं है। ये आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो पुराने समय में जो नागरिकता या जो भारत से लोग गए थे, वो गए थे जैसा मैंने आपको कहा इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। इंडेंचर्ड लेबर मतलब इंडेंचर्ड का मतलब बाध्यकारी, फोर्स्ड लेबर, जिनको जबरदस्ती इंडेंचर करके ले जाया गया दूसरे देशों में, जैसे फिजी, कीनिया, मलेशिया, इन सभी देशों में भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा फोर्सफुल माइग्रेशन कराया गया, या उनको लालच देके ले जाया गया कि वहां पर बहुत पैसा मिलेगा। इस तरीके का लालच देकर बिहार से और के क्षेत्रों से बहुत सारे लोग यहाँ ले जाया गया। बहुत बड़ी संख्या है जो वहां पर, जैसे मॉरिशस है, इन सारी जगहों पर बहुत बड़ी संख्या है जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पर ये भारतीय मूल के लोग आज से 100-200 साल पहले यहाँ से जा चुके हैं। जब आजादी हुई उसके बाद भी लोग जाते रहे, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, गल्फ कंट्रीज, इन सभी देशों में हमारे देश के, हमारे भारत के लोग जाकर बसते रहे। ठीक है, शुरुआत के समय में हमने डायस्पोरा को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हमारी अगर नीति की बात की जाए, हमने बहुत ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी थी। हमें लगा था कि जो डायस्पोरा है, जो लोग विदेश चले गए, छोड़ के चले गए, वो हमारे अधिकारों के लिए कि ठीक है, वो क्यों वो लड़ाई करेंगे। तो विदेश नीति में
उनका एक कोई विशेष योगदान नहीं रखा गया। पहली बार ये राजीव गांधी थे जिन्होंने डायस्पोरा पॉलिसी को 1980 के बाद के समय से थोड़ी में तब्दीली लाई और इंडियन अबॉर्ड जो विदेशों में रहने वाले भारतीय थे उनको ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में शामिल करना शुरू किया। जैसे कि चाइना दूसरा बड़ा देश है भारत के बाद जिसके जो डायस्पोरा है वो बहुत पावरफुल है। चाइनीज आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, ऐसे ही इंडियन भी आपको हर जगह मिल जाएंगे क्योंकि दोनों ही बड़ी आबादी वाले क्षेत्र है, देश है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई सारे, उनकी सरकार ने कई सारे काम किए 2000 के बाद में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स बनाया, PIO बनाया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, प्रवासी भारतीय दिवस जो आज बनाया जाता है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, OCI कार्ड, NRI फंड, ये सब जो है कराने के लिए उन्होंने ये प्रावधान किया। वोटिंग राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन अब्रॉड, जो हमारे नागरिक बाहर रह रहे हैं उनके लिए वोट देने का अधिकार, ये सब सुनिश्चित कराने का काम प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने किया था। इसके अलावा 2015 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने सभी फॉरेन एम्प्लॉयर्स के लिए बात मैंडेटरी कर दिया है कि वो जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे। 2016 में एक और कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसका नाम है नो इंडिया प्रोग्राम, भारत को जानो कार्यक्रम, जिससे कि हम अपने डायस्पोरा को ये बता सके कि वो अपनी जड़ों को पहचाने, वो अपने मूल देश को पहचाने। इसके लिए हमने ये कार्यक्रम नो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। जो इंडियन डायस्पोरा की सिग्निफिकेंस, अब मैं तो क्या है, हमने इस पर वैसे बात कर ली है कि नंबर 1 भारतीय जो मूल के लोग हैं, भारतीय डायस्पोरा है वन ऑफ द रिचेस्ट माइनॉरिटी है, दे आर माइनॉरिटी, ठीक है, वहां पर वो अल्पसंख्यक है। हम भारतीय दूसरे देशों में जाके अल्पसंख्यक है, हमारा नंबर कम है, परंतु रिच है, पैसे वाले हैं, क्योंकि बाहर जाकर लोग मेहनत करते हैं और जिससे वो भारत के पक्ष में पॉलिसीज को निर्धारित करने में कामयाब हो पाए हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में करीब 3 मिलियन 33 लाख से ज्यादा भारतीय हैं जो वहाँ की 1% आबादी का हिस्सा है, परंतु वो मोस्ट एजुकेटेड एंड रिचेस्ट माइनॉरिटी है। अभी भी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें ये लिखा था कि जो एवरेज इंडियन है उसकी जो एवरेज इनकम है USA में वो डबल है देन US सिटीजन। मतलब जो जितना पैसा एक एवरेज US का सिटीजन कमाता है उससे दुगना कमाता है भारतीय वहां रहते हुए। वेस्ट एशिया में जो गल्फ कंट्रीज और इधर के देश है UAE, इन सब देशों में हमारी जो लेबर जाती है वो लेस स्किल्ड वर्कर के लिए, मजदूर के तौर पर काम करने के लिए वहां पर जाती है, जिससे हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर में उसे कम करने के लिए और खासतौर पर कृषि में लगे हुए लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कम करने में सहायता मिलती है। हमारे जो ये रेमिटेंस है, हमने कहा $80 बिलियन, हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी कितना होगा? हमारा फॉरेन एक्सचेंज more than 600. 24.6. $600 बिलियन। Yes, sir. तो मोटा मोटा समझो $80 बिलियन तो आपको केवल यही लोग दे रहे हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा हमारी पूरी व्यवस्था में इसका योगदान है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है हमारे देश का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने में हमारा डायस्पोरा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्रॉस नेशनल नेटवर्क्स को ये पैदा करता है, एक दूसरे देशों के साथ हमें आपस में जोड़ता है।
ऐसे बड़े सारे अच्छे काम हमारे लिए करता है। पॉलिटिकल फ्रंट पर हमारे लिए ये काम करता है। हमारा डायस्पोरा भारत के पक्ष में नीति बनाने के लिए दोनों में अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट है वो यूएस की भारतीय मूल की है, कनाडा में हमारे मिनिस्टर हैं, यूके में बहुत सब जगह पर हमारे भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर मिनिस्टर और अन्य पदों पर है। और उनका एक पॉलिटिकल क्लाउड भी है, ठीक है, उनका एक राजनीतिक क्लाउड है। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, इसके अलावा विदेश नीति के फ्रंट पर भी जो ये हमारा डायस्पोरा है ये हमारे लिए बहुत काम करता है। ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी, ठीक है, जो हाउडी ये नरेंद्र मोदी ने शुरू की डायस्पोरा डिप्लोमेसी। डायस्पोरा डिप्लोमेसी तो ठीक है ना, इसमें करने की कोई भी जरूरत नहीं। जो कार्यक्रम बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए, हजारों लाखों की संख्या में लोकल सिटीजन्स को इकट्ठा किया गया जिससे अपने आप को वहां पर हम दूसरे देश में ज्यादा अच्छे से असर्ट कर सके। तो ये सब हमारी नीति हो गई। एनआरआई ये हो गया, पीआईओ ये हो गया, ठीक है। एसपीआईओ स्टेटलेस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो इतने समय पहले चले गए हैं कि उन्हें आज ये भी नहीं पता कि वो कहाँ, इनको ये तो पता है कि इंडियन ओरिजिन के हैं पर वो कहाँ से हैं हमें नहीं पता। ठीक, जो हमारे एनआरआई हैं वो लगभग 200-250 बिलियन डॉलर की संपत्ति, इतने पैसे का, इतनी उनकी अर्निंग है। टोटल एनआरआईज की अर्निंग है 250 बिलियन डॉलर है, जो कि लगभग भारत की अर्थव्यवस्था का 1/3 है। तो मतलब उनकी जो अर्निंग भी है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम भारत के ओवरऑल जीडीपी से भी कंपेयर करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी सब ये सब जनरल चीजें हैं कि किस प्रकार से वो भारत के लिए काम की है। भारत के डायस्पोरा की जो महत्वपूर्ण डिमांड्स है या उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, एक तो ये है डुअल सिटीजनशिप। हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान होने के कारण से वो जब कोई भारतीय भारत से चला जाता है तो उसे यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। तो ये प्रावधान उसे फिर भारत से काट देता है। परंतु काफी कई देशों के पास ये प्रावधान है कि वो दोहरी नागरिकता रख सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है इंडिया का सिटीजन है, वो किसी दूसरे देश का भी सिटीजन हो सकता है। आप एक ही समय पर दोनों देशों की सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये उनकी एक मांग है, एक उनकी इच्छा है और जो उनको शायद मिलनी भी चाहिए कि हमें दोहरी नागरिकता उनको देनी चाहिए कि ताकि जिससे उनकी जो भागीदारी, अब उनके पास जो पैसा है अगर हम उसे इंडियन जीडीपी में इंक्लूड कर लें 250 बिलियन डॉलर, जो कि 1/3 ऑफ आवर जीडीपी है, तो हमारी जीडीपी को ग्रो करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा, हमें अपने जो डायस्पोरा है उसके साथ बेटर कल्चरल रिलेशन स्थापित करने चाहिए, बेहतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो जब हमारे गहरे सांस्कृतिक संबंध होंगे अपने लोगों के साथ तो वो हमारे इसको बेहतर करने में ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकेंगे। हमारे यहाँ जो फिर उनका जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, जो हम इन्वेस्टमेंट उनसे चाहते हैं, वो काफी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल डिलेज। हमारे देश में बहुत सारे प्रोसीजरल डिलेज हैं, बड़े सारी तरीके की समस्याएं हैं, इसके कारण वो हमारे देश में इन्वेस्ट करने से रुक जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है अगर भारत अपने डायस्पोरा को
हमारी पॉलिसी में इन्वॉल्व करना चाहता है। डायस्पोरा डिप्लोमेसी है कि हम अपने डायस्पोरा को एनकरेज करें। अगर ये सवाल आता है व्हाट इज डायस्पोरा डिप्लोमेसी, तो डायस्पोरा डिप्लोमेसी is a thing by which we can influence our diaspora to affect that host countries policies in favor of India. हम उनके जो एक्शन है उनको प्रभावित करें कि वो अपने जहां भी रह रहे हैं वहां पर भारत के पक्ष में जो है एक नीति के निर्माण में अपना योगदान दें। हमारे जो चैलेंजेस में है हेट्रोजेनस डायस्पोरा, हमारा जो डायस्पोरा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। कोई गरीब डायस्पोरा है, कुछ अमीर हैं, जैसे गल्फ में बिल्कुल मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको हमसे आवश्यकता है, जरूरत है कि हम उनके हितों का ध्यान रखें। यूएस में उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। फिजी एंड मॉरिशस में वो भारत के साथ एक लंबे समय से गैप होने के कारण पूरी तरीके से वो जुड़ाव नहीं महसूस करते, हमें जुड़ने की आवश्यकता है। एंटी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, भारत के अंदर एक एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव भी मौजूद रहती है। जब हम ये कहते हैं कि भाई भारत को हमें विदेशों से बचाना है, तो और उसमें कई बार हम हेट क्राइम्स इस तरीके के देखते हैं कि वहां पर भी होते हैं हेट क्राइम, वो एक क्राइसिस है। वेस्ट एशियन क्राइसिस है कि उन्हें जबरदस्ती पीछे कुछ 2 साल पहले ऐसा हुआ था, वेस्ट एशिया के जो मार्केट है वो क्रैश कर रहे थे, तो बड़ी संख्या में मजदूरों को वापस भेजा गया। केरल एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत हद तक इस डायस्पोरा के रेमिटेंसेस पर चलती है। केरल की इकोनॉमी में जो वहां पर काम करने वाले, गल्फ में काम करने वाले मजदूरों की जो उनकी भागीदारी है वो बहुत बड़ा एक हिस्सा उसका है। ठीक है, तो ये हमारा डायस्पोरा की कहानी हुई। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम अगले उस पर चलेंगे, भारत और चीन। कोई सवाल है यहाँ तक किसी का? सर मुझे यस्टरडे का क्लास है, मैं पूछ सकती हूँ? यस्टरडे की क्लास क्या? सर कल की क्लास है, मतलब कल से हमने के टॉपिक स्टार्ट किया था ना, तो उसी से कंफ्यूजन है मुझे। बोलिए क्या कंफ्यूजन? सर अमेरिका की जो फर्स्ट पॉलिसी लाइक जो अभी उसका काटसा है, सो अभी इंडिया ने जो कई सारे वेपन्स की डील की है रशिया से, जैसे S-400 और सारे वेपन्स की, तो सर इस हमारे रिलेशन जो है अमेरिका पे वो इम्पैक्ट होंगे? क्योंकि वो टर्की को, मतलब तो टर्की ने भी सेम चीज की थी, तो ही समन देम, तो क्या हमारे साथ भी सेम चीजें होंगी? बिकॉज वी आर वायलेटिंग काटसा। वी आर वायलेटिंग कैसे हम वायलेट कर रहे हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, हमने क्या वायलेशन किया है? सर काटसा जो एक लॉ है, कह रहा हमने उसमें वायलेट क्या किया है? बिकॉज उसमें स्ट्रिक्टली लिखा है कि यू कांट ट्रेड विथ रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, एंड वी आर ट्रेडिंग विथ रशिया, वी आर बाइंग वेपन्स विद देम। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होना, मतलब ये एक फैक्टर है रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड है, क्योंकि यूएस के रिलेशन जो हमारे और यूएस के इंडो यूएस रिलेशन है, इंडो यूएस रिलेशन पिछले 2000 से, या हाँ 2000 से आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 2000 से हमारे जो इंडो यूएस रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हुए। 2011-12 तक जाते जाते हमने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की। रादर यूएसए था जिसने हमें एक तरीके से इनडायरेक्टली एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। ठीक है, भारत एक ऐसा अलग देश है जो न्यूक्लियर पावर ना होते हुए भी न्यूक्लियर पावर है, मतलब वो जो लिस्ट है उसमें ना होते हुए भी अमेरिका के सपोर्ट के कारण आज पूरी दुनिया के सभी देश हमें एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानते हैं।
और ऐसे में हमने कभी ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ अपना एक दूरी बना के रखेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम रशिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। ऐसी कभी हमने ना यूएस ने हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखी, ना हमने ये कभी असर्ट किया है, ऐसा कभी हमने क्लेम नहीं किया कि रशिया के साथ भी हम लगातार कुछ छोटी छोटी ट्रीटीज करते रहे हैं। पर हमारा जो झुकाव है वो लगातार पिछले कुछ समय में, जो लास्ट भी हमारी डील हुई थी उसके बाद तक, जो इंडो यूएस आर्म्स डील हुई थी, वहां तक भी हम यूएस के साथ इस संबंध में गए हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। और रादर हमारे जो यूएसए के साथ जो एग्रीमेंट्स है, जैसे लमोआ हुआ अभी कुछ समय पहले, जो मिलिट्री लेवल के एग्रीमेंट हैं, जिसमें हमने ये तक एग्री किया कि हम अपने जो पोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं, वो तक भी उनकी मिलिट्री हमारे लॉजिस्टिक्स को यूज़ कर सकती है और हम उनके लॉजिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारा यूएस के साथ में इस समय पर 2+2 लेवल का डायलॉग, जो कि हमारा कुछ ही देशों के साथ, गिनती के देशों के साथ चल रहा है, उनके साथ यूएस के साथ चल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ये कोई चैलेंज आना होगा। अगर फिर भी आपका कोई कंसर्न होगा तो आप मुझे एक स्पेसिफिक कंसर्न भेज दीजिएगा। आज के दौर में मैं नहीं समझता हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है कि इस तरीके का कोई दबाव है। रशिया के साथ हमारे जो संबंध हैं वो हमेशा से रहे हैं और रशिया के साथ कोई हमारे अब बड़े लेवल के संबंध नहीं रह गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज अभी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमारे संबंध यूएसए के साथ लगातार बेहतर हो रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली फिर भी आपका सर कंसर्न जो होगा ना, अगर आप काटसा से देखिए, क्योंकि आपने ये कहीं पढ़ा होगा इसीलिए शायद आप इसको रेफर कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे भी शेयर करोगे तो भी मैं ज्यादा अच्छा उस पर स्पेसिफिक ओपिनियन दे पाऊंगा। सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। भेज दीजिएगा, आप एक बार भेज दीजिए, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, अब हम अपने हमने इन सर जनरल फॉरेन पॉलिसी की, हाँ जी बोलो। हेलो सर, मैं कहना चाह रहा था सर, इंडियन डायस्पोरा के साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं? किसके लिए? इंडियन डायस्पोरा के साथ चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? इंडियन डायस्पोरा के लिए आज के समय में, मतलब देखो, वो चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा के जो चैलेंजेस हैं, इंडियन डायस्पोरा का एक चैलेंज जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ कि वेस्ट एशिया में जितने देश हैं वहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी या परमानेंट सिटीजनशिप मिलती नहीं है। तो वेस्ट एशिया में जो लोग लंबे समय से भी काम कर रहे थे, जब वेस्ट एशियन मार्केट में क्राइसिस आया, उनके बाजार गिरे, तो उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को वहाँ से भेज दिया। तो ये केरल में भी काफ़ी बड़ा एक इशू बना था कि वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे उनको इस तरीके से भेजा जाना हमारे लिए, भारत के लिए भी और लोगों के लिए भी एक पीड़ादायक चीज़ थी। तो इस तरीके का जो ये इशू है, ये निश्चित रूप से एक इशू है। हमारे कुछ जगहों पर इस टाइप के जो क्राइम्स हैं, कई जगह पर विदेशों में भी ये जो कॉन्सेप्ट है, खासतौर में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के सिटीजनशिप में एक प्रकार की एनवी फीलिंग, ठीक है, एक प्रकार का ये वाली फीलिंग कि ये विदेश के लोग, ये दूसरे देश के लोग, ये इंडियन और चाइनीज लोग हमारे देश में आकर हमें जो है बेरोजगार बना रहे हैं। जैसे हमारे भीतर होता है ना, अपने लिए भी होता है कि हमें लगता है कि हम हमारे भारत के अंदर ही है, जैसे महाराष्ट्र में है और यूपी बिहार के लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई तुम लोग जो है ये हमारे बेरोजगारी के कारण तुम हो। ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज उनके साथ है। डुअल सिटीजनशिप की उनकी एक मांग है कि उनको डुअल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। वो अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो उनके पास एक सिस्टम मतलब है सिस्टम, बट वो सिस्टम अभी भी और बेटर हो सकता है, जिससे अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकें। तो ये सब उनके डायस्पोरा के कंसर्न है भारत के संदर्भ में। भारत की जो बदलती पॉलिसीज भी डायस्पोरा के लिए एक कंसर्न है। भारत के अंदर जो नीतियां बदल रही हैं वो भी उनके लिए एक कंसर्न है।
अच्छा, अब हम अपने उस पर आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडिया और अब जैसे हमने कल बात की थी कि सबसे पहले मतलब जो फॉरेन पॉलिसी में हमें जो हमारे सबसे नज़दीकी लोग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमारे उनसे क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करने में ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में हमारे जो सबसे नज़दीकी लोग हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को सबसे प्रभावित करते हैं। तो हमारे सबसे नज़दीक में, हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में जो देश है उनकी बात से शुरू करते हैं कि भारत और चाइना। ठीक है, भारत और चाइना के संबंध कुछ समय जो है बदले हैं। भारत और चाइना के 19 तक, जब तक ये डोकलाम ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं फ्लेयर अप हुआ था, तब तक भारत और चाइना के संबंधों को समझने के लिए हमारे को कुछ बुनियादी चीजें समझनी चाहिए। नंबर एक, भारत चीन में हिस्टोरिकल संबंध है। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि हमारे चीन के साथ बड़े सारे हिस्टोरिकल संबंध हैं। हमारा उनके साथ पुराने समय का ट्रेड है, पुराने समय से व्यापार होता रहा है। ठीक है, जो सिल्क है, सिल्क का व्यापार, चीनी मिट्टी के बर्तनों का व्यापार, ये हमारा चीन के साथ होता रहा है। हमारा कल्चरल रिलेशन है चीन के साथ बुद्धिज्म का, कि वहाँ से हमारे पास बुद्धिज्म का प्रसार भारत का से जो है वहाँ पर हुआ। वहाँ के कई सारे हिस्टोरिकल जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, हुइनशांग आया, आइत्सिंग आया, ये लोग भारत, चाइना से भारत चलकर आए भारत में बुद्धिज्म की पढ़ाई करने के लिए, भारत उसको जानने के लिए। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल संबंध है हमारे चाइना के साथ हमेशा से है। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल संबंध की बात। आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में दूसरा सिविलाइजेशनल संबंध है। भारत और चीन दोनों ही पुरानी सभ्यताओं में से हैं। ऐसी पुरानी सभ्यता जो आज भी जीवित है, उनमें ये दोनों सभ्यता शामिल है। हम दोनों बहुत पुरानी सभ्यता हैं। भारत की अपनी जो भारत की सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से है, और चाइना भी उसी तरीके से एक पुरानी सिविलाइजेशन है, पुरानी सभ्यता है। बाकी सभ्यताएं जैसे रोमन सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, ये सब सभ्यताएं खत्म होने पर ये कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो कॉन्टिन्यूसली साथ चल रही हैं, और भारत चीन उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो ये हमारे सिविलाइजेशनल वो हैं। अगर हम उनको दूसरे लेवल पर जाके देखें तो भारत और चीन एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। आज़ादी के, फ्रीडम वाइज, इन सब में एक है। भारत, चीन का एरिया करीब भारत से 3 गुने से के आसपास है। आबादी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत अंतर है जो कि शायद कुछ समय में बदल जाएगा। तो आबादी के मामले में सेम है। एरिया चीन के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, परंतु उसका जो फर्टाइल एरिया है वो भारत से काफ़ी कम है, क्योंकि भारत में वेस्ट लैंड कम है। ज़्यादातर जो ज़मीन है वो खेती योग्य ज़मीन है। ऐसा चाहिए चीन में नहीं है, वहाँ की 10% ज़मीन है जो खेती योग्य है। भारत में 50% ज़मीन है जो खेती योग्य है। आज़ादी की बात करें तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चाइना 1949 में आज़ाद हुआ। तो उस लेवल पर भी वहाँ पर भी अंतर है। तो ये हमारे उनके साथ जो है हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल संबंध है। इसके बाद हमारा जो बॉर्डर है, हमारा चीन के साथ एक लंबा बॉर्डर है। चीन के साथ हम एक बहुत बड़ा बॉर्डर, करीब 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का। एग्जैक्टली कितना बॉर्डर है चीन के साथ?
4000। किसी को पता है? केसरी सर। सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है, ये शायद आप सबको पता होगा। दूसरे नंबर पर जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो चाइना के साथ करते हैं, ठीक है? दोनों के साथ हमारा 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम 3 सेक्टर्स में, 3 हिस्सों में बांटते हैं। ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर। जो बीच वाला हिस्सा है 3 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, बॉर्डर को लेकर। तो ये हमारा उनके साथ बॉर्डर का शेयरिंग है। बॉर्डर शेयरिंग, इतना बड़ा बॉर्डर शेयरिंग होने के कारण और बॉर्डर अनडिफाइंड होने के कारण भारत का जो चाइना के साथ बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर है, वो सर 3488 किलोमीटर सर। 3488 यस सर। इस 67 लेवल है। ठीक है। तो ये हम भारत और चीन के बॉर्डर की बात करते हैं, ठीक है। भारत और चीन का जो बॉर्डर है 3500 किलोमीटर के आसपास। भारत और चीन के बॉर्डर से पहले हमें यहाँ ये समझना होगा कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा चाइना नहीं दिख रहा। चाइना की जो ज्यादा एक्टिविटी है ये यहाँ पर और ऊपर है, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो चाइना का क्षेत्र है तिब्बत, ये एक प्रकार से हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंट रहा है। ये चाइना से जुड़ा हुआ है पर इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंस, इनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम तिब्बत का हमेशा से रहा। तिब्बत एक पठार है, एक प्लेटू है, हाईएस्ट प्लेटू है, सबसे ऊपर बसा हुआ प्लेट्यू है। और इस हाइट पर होने के कारण और वहाँ पर लिविंग मुश्किल होने के कारण वहाँ की जो आबादी है वो बहुत स्पार्स है, बहुत कम है। हमेशा से वहाँ की जो ये इस क्षेत्र की आबादी थी तो वो हमेशा से कम रही। 1949 तक, सन 1949 तक चाइना का, क्योंकि चाइना खुद ही, जो मेनलैंड चाइना भी था, वो अपने आप ही पॉलिटिकली अनस्टेबल था, स्थिर खुद ही नहीं था। वहाँ की सरकार, वहाँ पर भी चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगीज, इनका इन्फ्लुएंस था। तो वहाँ पर भी चाइना में भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष गुलामी थी। उस दौर में ये जो क्षेत्र था तिब्बत वाला, ये वाला जो भारत और चीन के बीच में जो कॉमन क्षेत्र है, जैसे हम देख पा रहे हैं पूरे क्षेत्र में जो है ये पूरा क्षेत्र है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में एक तो आबादी बहुत कम थी, इसे ट्रेवर्स करना, इसको ट्रेवल करना, इसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लोग आमतौर में यहाँ से ट्रेवल नहीं करते थे, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर आमतौर पर यहाँ से आना जाना नहीं होता था। इसीलिए हमारा चीन के साथ इतना बॉर्डर होने के बावजूद भी हमारे चीन के साथ संबंध बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, बहुत कम से ही संबंध है हमारे चीन के साथ, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो हमारा इंटरेक्शन लिमिटेड रहा बिकॉज ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस एरिया, दिस रीजन, ठीक है। ये क्षेत्र हमारे उससे इनएक्सेसिबल था।
जब 1949 में और 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 में चीन आजाद हुआ। चीन ने 1949 में आजाद होने के बाद एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अपनाई, अपना विस्तार करना शुरू किया। तो जहां तिब्बत में एक आजाद सरकार हुआ करती थी, उस सरकार को उसने मिलिट्री तरीके से, मिलिट्री मेथड से इसको हटा दिया। इस प्रोसेस में भारत के लिए एक समस्या ये खड़ी हो गई क्योंकि भारत का तिब्बत में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था और हिस्टोरिकली हमने ना अंग्रेजों ने ना उससे पहले के किसी रूलर्स ने भारत और चीन के बीच में इस लाइन को कभी डिफाइन किया था। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो भारत और चीन का बॉर्डर डिफाइन कभी नहीं किया गया था। अब जब ये डिफाइन नहीं किया गया तो इस डिफाइन ना करने के कारण यहाँ पर विवाद है, डिस्प्यूट्स है। चीन ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। वो ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये तिब्बत का पार्ट है, भूटान को भी वो तिब्बत का हिस्सा बोलते हैं। उसने ये अक्साई चीन, अभी हम जो जहाँ जहाँ इश्यूज हैं उनकी बात कर लेते हैं जिन पर वो अपना दावा करता है। जो आज की स्थिति है, ये मैप थोड़ा सा गलत है, मैप मतलब कम से कम पॉलिटिकली तो गलत है ही है। भारत का बॉर्डर ये है, भारत कहता है कि हम यहाँ तक हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं अक्साई चीन क्षेत्र, अक्साई चीन क्षेत्र। और इस पूरे क्षेत्र पर, यहाँ तक लद्दाख के इस वाले पूरे क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, चीन का कब्जा है। ये वाला जो इधर का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये आपकी जानकारी में होगा, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जब 1947-48 में पाकिस्तान और भारत का डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी फौज भेज के और कबीलाई फौज भेज के कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो हमारे पास जो कश्मीर बचा हुआ है वो ये इतना कश्मीर बचा हुआ है। तो यहाँ पर और पाकिस्तान और चाइना के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसके कारण भी चीन का इस क्षेत्र में भी इंटरफेरेंस है। CBC है, उसको हम अलग से बात करेंगे, जो पाकिस्तान के साथ वो एक कॉरिडोर बना रहा है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो ये कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान के जरिए से कराची तक जा रहा है, वो कॉरिडोर भी हमारे लिए विवाद का इशू है क्योंकि वो यहाँ से निकल रहा है। तो ऐसे कई विवाद हैं। तो हमारे इस वेस्टर्न सेक्टर में, ये बोलते हैं इसको वेस्टर्न सेक्टर, हमारे बॉर्डर का वेस्टर्न सेक्टर है, और ये है हमारा ईस्टर्न सेक्टर। दोनों एरियाज में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है और यहाँ भी है सिक्किम के पास, ठीक है, जो मध्य सेक्टर है। तो इन तीनों एरियाज में हमारे चीन के साथ डिस्प्यूट्स हैं, चीन के साथ हमारे डिस्प्यूट हैं, नेपाल के साथ भी डिस्प्यूट है। अभी हम उसको बात करेंगे थोड़ी देर पहले बाद जब हम नेपाल पढ़ेंगे। तो नेपाल के साथ भी अभी फिलहाल जो फ्लेयर अप हुआ था इशू बॉर्डर डिस्प्यूट का, वो भी एक इशू है हमारे साथ। चीन जो है वो दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो कि तिब्बत का हिस्सा था, तो चीन अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा उसको मिलना चाहिए और जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसका क्षेत्र है। तो ये सारे वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिन पर भारत और चीन का विवाद लंबे समय से चल रहा है। ये विवाद के अलावा जो और फैक्टर्स हैं, नंबर 1 हमने आज के करंट समय में जो डिस्प्यूट देखा, नंबर 1 है बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसमें पीछे दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ा, बाद में वो तनाव रिजॉल्व हुआ। नंबर 2 है हमारा इकोनॉमिक ट्रेड इशू,
इकोनॉमिक स्लैश ट्रेड इशू। हमारे जो है आर्थिक या व्यापार के इश्यूज हैं बहुत सारे चीन के साथ। नंबर 1 है हमारा बीओपी, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। हम चाइना से नेट इंपोर्टर हैं। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, इतना आइडिया आप लोगों को अब तक लग चुका होगा कि एक ट्रेड डेफिसिट नाम की चीज होती है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। ट्रेड डेफिसिट होता है, हम हर देश से कुछ ना कुछ सामान मंगाते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उनके देश में कोई चीज अच्छी बनती है, जैसे हमने कहा सिल्क किसी जमाने में, चीनी के बर्तन, तो हम बहुत सारे सामान को आयात करते हैं। व्हाट इज आयात, हिंदी वाले कोई पता है आयात क्या होता है? इम्पोर्ट सर इम्पोर्ट बाहर कुछ इम्पोर्ट सर Import। सर इम्पोर्ट जैसे तो ऐसे कोई ही सामान बाहर से हम मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हैं, आ रहा है, आने वाला। ऐसे ही फिर हम उनको कुछ निर्यात करते हैं, हम कुछ सामान उनको एक्सपोर्ट देते हैं, वो कहलाता है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जो आने वाला सामान और जाने वाला सामान। तो जो आने वाला सामान मान लेते हैं 100 रुपए का है, किसी देश से हम खरीदते हैं 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, और जाने वाला सामान हमारा लेट से 70 रुपए का है। तो ऐसे में क्या होगा, हम जो है सामान 100 रुपए का उनसे खरीदते हैं, हम उनको देते सर ये 70 रुपए। ट्रेड डेफिसिट है सर। ऐसे में हमको उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे उस देश को, जिससे हमें 70 रुपए का, हमें उसको कुल मिला के 30 रुपए पे करने पड़ेंगे। 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए उसको देने होंगे। अब ये 30 रुपए हम अपनी करेंसी में भी नहीं दे सकते, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो ये 30 रुपए हमें उसे डॉलर में देने पड़ेंगे। तो ये चीज कहलाती है ट्रेड डेफिसिट। जब किसी देश के साथ हमारा वस्तुओं का जो सामान है, जो व्यापार है, जो वो आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है, इंपोर्ट का ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वो कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। कि हमारा कुल व्यापार वहाँ से ट्रेड डेफिशिएट है, हमें उन्हें कुल पैसा देना पड़ता है। तो भारत का ऐसे भी ओवरऑल जो है ट्रेड डेफिसिट है। हम अगर हम पूरा देखें कि भारत में कुल कितना सामान सभी देशों से आता है, टोटल इंपोर्ट ऑफ इंडिया एंड टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इसका अगर टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट कर देंगे तो देयर वुड बी सम बैलेंस, यानी कि ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड से हमें व्यापार में कुछ पैसा देना पड़ेगा, उन्हें हमें किसी और दूसरी जगह से पैसा, हम चाहे मांगे, बोरो करें, कुछ भी करें, हमें फॉरेन एक्सचेंज मांगनी पड़ेगी और वो मांग कर पेमेंट करनी पड़ेगी। ये स्थिति कहलाती है ट्रेड डेफिसिट की। टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ट्रेड डेफिसिट। जितना भी व्यापार सर क्यों हो रहा है? हिंदी में व्यापार घाटा बोलते हैं। हाँ जी, सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? अगर आप चीज मंगा ज्यादा रहे हो, आप अपने घर में, आपके घर में घाटा होता है, हम अपनी फैमिली के अंदर में देखते हैं घाटा होता है हमारे घर में कभी कभी, या नहीं होता? यस सर। हाँ, आप ही Yes, sir. बताइए, एक मिनट आप ही बताइएगा कि क्या आपके घर में कभी घाटा होता है? यस सर। यस सर। हाँ, कैसे होता है घाटा? जिन्होंने सवाल पूछा था वही आंसर करें तो अच्छा रहेगा। वो घाटा कैसे होता है? सर जितने का मंगाते हैं उतना यूज नहीं कर पाते हैं तो घाटा। यूज, मान लो यूज भी कर पा रहे हैं, ये सवाल यूज करने का नहीं है। अगर हम सामान अपने घर में मंगा ज्यादा रहे हैं, मान लो आपके परचून का दुकान है, मतलब घाटे की वजह में जो उधारी से समझाता हूँ आपको, आप अपने घर में कुछ घर के सामान का इस्तेमाल करते होंगे, सामान खरीदते होंगे, तो आप मान लीजिए घर में सामान 20,000 रुपये का मंगा रहे हैं, 20,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, और 15,000 रुपये आपके घर में आ रहे हैं। इनकम आपकी है 15,000 रुपया, आमदन 15,000 है, और एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो कितना है, वो 20,000 रुपया है। ऐसे में क्या होगा,
आपको 5,000 रुपए का घाटा पड़ जाएगा, आपके 5,000 रुपए शॉर्ट पड़ेंगे। अब आपने 20,000 रुपए खर्च करने हैं तो, और आपके पास है 15,000 रुपए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? लोन लेंगे या लोन लेंगे, मांगेंगे, चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको ये 5,000 रुपए लेने होंगे। किसी से उधार मांगेंगे कि भैया उधार दे दो, अगले महीने हम आपको चुका देंगे। तो ऐसे करके हम इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो हमारे को ये जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। किसी भी घर के लिए भाई, अगर हमारी आमदनी 15,000 रुपये है तो हमें अपने खर्च को इस तरीके से मॉनिटर करना चाहिए कि भाई हमारा खर्च भी 15,000 रुपये या कम हो, 15,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, जिससे हमें कम से कम मांगना ना पड़े, उधार ना मांगना पड़े। कुछ सेविंग हो जाए तो और अच्छा है। 15,000 रुपये में अगर हम कमाते हैं और 12 ही खर्च करें तो अच्छा है। 3,000 रुपया हर महीना सेविंग करेंगे। तो ऐसे ही देश के साथ होता है कि देश, यदि मान लो देश में आने वाला सामान ज़्यादा है और देश से बाहर जाने वाला सामान कम है, अब आ इसलिए रहा है क्योंकि देश को ज़रूरत है, देश में इस्तेमाल हो रहा है, और जा कम पा रहा है, हमारे सामान की बाहर कम ज़रूरत है। तो ऐसे में देयर वुड बी अ ट्रेड डेफिसिट, एक गैप आ जाएगा, और वो गैप आपको फिर कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में आपको उसको वो पैसा देना होता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट हमारे देश का, ऐसे ही भारत का, क्योंकि भारत के लिए ट्रेड डेफिसिट का एक बहुत बड़ा कारण तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमने बात भी की थी, लगभग हमारे 25% से ज़्यादा हिस्सा, 27% के आसपास का हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारा जो इंपोर्ट है, उसका 25% केवल पेट्रोलियम, 25 या ज़्यादा 27% के आसपास पेट्रोलियम या रिलेटेड प्रोडक्ट पर ही खर्चा हो जाता है। मतलब इतना पैसा तो हमें तेल के लिए ही देना पड़ता है, और बाकी सामान भी हैं। और हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वीक है, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। हमें मान लीजिए मोबाइल खरीदना है, क्या हमारे पास कोई ऐसी कंपनी है जो भारत का मैं मोबाइल बनाती हो, भारत की मोबाइल कंपनी हो, और उससे हम मोबाइल खरीद सके? शायद नहीं, ठीक है। कोई भी कंपनी आज है, इंटेक का मोबाइल किसी के पास है आप में से? लावा आई थिंक। लावा इंडियन नहीं है, लावा बाहर से इंपोर्ट करती है कंपनी। सर इंटेक्स है सर, इंटेक्स क्या? इंडियन है सर। हाँ, इंटेक्स इंटेक्स शायद इंडियन है। अब इंटेक्स का मोबाइल फोन किसी के पास है? कोई है ऐसा? सर माइक्रोमैक्स सर कोई नहीं है ना। तो ये नहीं है हमारे सर। कारण, हम सबके पास जितने इक्विपमेंट है ये सब चाइनीज ओरिजिन के हैं। तो ये एक कारण है। हम चाहें भी तो, अगर हम आज तय कर ले कि नहीं हम इंडियन ही खरीदेंगे, तो भी हम खरीद नहीं सकते, कोई बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक इसके साथ इशू है, वो है ट्रेड डेफिसिट का। हमारा चाइना, और चाइना के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। हम उससे बहुत सामान इंपोर्ट करते हैं पर एक्सपोर्ट उसे बहुत कम कर पाते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछो। सर अगर इसी का उल्टा हो, अगर हम एक्सपोर्ट मोर करें, सॉरी इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे ट्रेड सरप्लस। ओके, थैंक यू सर। ओके, वो कहलाता है ट्रेड सरप्लस। जैसे चाइना इज ट्रेड सरप्लस। चाइना दुनिया से सामान खरीदता कम है और बेचता ज्यादा है, तो उसके पास नेट सरप्लस है। नेट सरप्लस होने से क्या होता है, उसके पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा हो जाता है उसके पास। इसीलिए वो जा जाके अपने पैसे को, अपने फॉरेन एक्सचेंज को दूसरे देशों में, इवन उसने यूएसए को बहुत सारा लोन दिया हुआ है। ये बात अजीब है, और यूएसए में बहुत सारे डॉलर चाइना के हैं। तो वो ट्रेड सरप्लस कंट्री। तो एक इशू बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद अगला जो महत्वपूर्ण, जो मुझे लगता है बॉर्डर डिस्प्यूट से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हमारा ट्रेड। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर इंडिया की जो सर
इंडिया में सर एक्सपोर्ट सर कम होता है सर, जो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट हैं सर चाइना से ले रहे हैं सर, उनका क्योंकि इंडिया ओरिजिन में सर उनका मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, तो सर अगर मैन्युफैक्चर होने लग जाए तो इस चीज़ से तो सर निजात मिल जाएगी ना हमें, इंडिया वालों को। नहीं, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, वो तो तो सर हमारे फिर हम उस चीज़ को सर करते क्यों नहीं है, मतलब इंडिया सर क्यों नहीं कर रहा? रिसोर्स नहीं है यहाँ पे उतना। नहीं, मैं अगर मेरे से कोई नहीं, इसका रिसोर्स जवाब की तो कोई बात ही नहीं है ना। नहीं, मेरे से कोई इसका सवाल मेरे से जवाब पूछेगा तो मैं इसका काफी वियर्ड सा आंसर दे सकता हूँ जो बहुत लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हमारी अप्रोच और एटीट्यूड नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर इंडिया खुद सर है सर। हम लोग खुद हैं। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही सर हम कहा। भारतीय खुद हैं। इसका सब हम खुद हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम मतलब जैसे चाइना की जो स्टोरी है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू चाइना, और चाइना की जो सक्सेस स्टोरी है, इट इज रिटन बाय द पीपल ऑफ चाइना। जो चाइना के लोग हैं, चाइना के लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप में, मतलब वहाँ की स्टेट ने भी क्या सपोर्ट किया ये भी एक बात है, पर चाइना के लोगों में एक एंटरप्राइज है, ठीक है, काम करने की इच्छा है। मतलब वहाँ के लोगों में अगर आप देखें जितने व्यापार हैं, उन्होंने सबसे शुरू में क्या किया, 1980-90 के दशक में, जब चाइना कुछ भी नहीं था, ठीक है, चाइना की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शायद भारत से भी खराब होगी, वहाँ उन्होंने क्या किया कि जो विदेशियों के जो भी सामान थे, लोकल एंटरप्राइज वहाँ पर बहुत पैदा हुए। फिर उन्होंने जो यूएसए, क्योंकि यूएसए यूरोपियन कंट्री उस समय तक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हुआ करते थे, तो उन्होंने उनके सामान पकड़े, टॉयज पकड़े, चीज़ों को पकड़ा। ये जितने टॉयज वगैरह हैं, मुझे आज भी ध्यान है कि जो क्या होता है ये टॉय, एक रॉबोट जैसा होता है ना जो अपने आप चलता है, एक रॉबोट देखा Yes, sir. बच्चे, वो नीचे उसके नीचे पहिए लगे यस रहते हैं, सर। है ना, एक फेवरेट टॉय है, और आज भी शायद वो 200-250 रुपए का आ जाता होगा। मुझे अपने बचपन में याद है, हमारे कोई वो थे, मतलब जानने वाले अंकल थे, वो अपने बच्चे के लिए, उनके पास पैसा काफी था, वो अपने बच्चे के लिए लाए थे, और वो टॉय जो रोबोट टॉय था जो अपने आप मतलब फर्श पे चलता था, वो टॉय जो है उस समय भी 400-500 रुपए का आया था, और उस समय 400 रुपए की बहुत कीमत थी उस समय। मतलब यहाँ मतलब ये 400 रुपए आज के शायद 50-60 हजार रुपए के बराबर होंगे। तो उन्होंने कहीं से मंगाया था, उनके पैसे काफी था, तो वो जो टॉयज था, अब उस तरीके का टॉय मैं आज भी देखता हूँ, पर ये उस समय टॉय किसी यूरोपियन या यूएस से बन के आया होगा, चाइना का नहीं था उस समय, पर उन्होंने उसी तरीके के टॉय पर, उस तरीके के सामानों पर रिसर्च करना, R&D करना शुरू किया, रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया। रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हो? पायरेसी सर पायरेसी रिवर्स को एनालाइज करना कि कैसे बना। इज चोरी, रिवर्स इंजीनियरिंग इज नॉट चोरी। रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि मेरे पास एक सामान है, आपके पास एक मोबाइल है या कुछ भी सामान है, उसको आप खोलो, ये बनना कैसे है, उसे खोलो, उसे खोलते जाओ, ब्रेक करते जाओ, उसके पार्ट्स वगैरह, ठीक है, ये पार्ट्स तो यहाँ भी, जैसे मोबाइल है, लेट्स से मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल को खोलोगे उसमें क्या क्या निकलेगा, एक प्लास्टिक की बॉडी, एक आगे का शीशा, वो जैसे गोरिल्ला ग्लास, पीछे एक चिप लगा होगा, मेमोरी और ये सब चीजें होंगी, एक बैटरी होगी, यही तो है उसके अंदर। अगर हम ये तय करें कि नहीं यार हम बनाएंगे मोबाइल, तो क्या हम नहीं बना सकते? इज इट नॉट पॉसिबल टू मेक, या इम्पॉसिबल टू मेक? बना सकते हैं। है ना, क्यों नहीं बना मोबाइल चलो थोड़ी सी, तब भी उसके लिए थोड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। टॉय, बेसिक टॉय, जो आज हम चाइना से टॉय, हमारे देश में बहुत टॉय आता है, जूता, चप्पल, खेल खिलौना, दिवाली, पटाखा, सब कुछ जो है चाइना से आता है। आपको लगता है क्या हम ये इंडिया में नहीं बना सकते? इनमें कोई चीज ऐसी है जो नहीं बन सकती? आप सब में बहुत सारे इंजीनियर होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे उससे होंगे, क्या हम ये नहीं बना सकते? प्लास्टिक को बेसिक प्रोसेसिंग है, वो करके बन जाती हैं सब चीजें।
इस चीज को करना कि वापस उसको बैक में जाना कि भाई ये चीज, जैसे ये इसी टॉय की बात करें, ये रोबोट टॉय की बात करें, इसमें नीचे पहिए लगे रहते हैं, एक छोटी सी मोटर होती है जरा सी, ठीक है, बाकी प्लास्टिक की बॉडी होती है, सेल होते हैं, इसको आपने ब्रेक कर दिया, इन सामानों को इकट्ठा किया और अपना एक रोबोट बना दिया। और यही काम चीन ने किया और इसने ग्रेजुअली, अब उसके यहाँ क्या था, लेबर मैन पावर बहुत थी, जैसे हमारे देश में है, मैन पावर बहुत थी, लो कॉस्ट पे मैन पावर, लो कॉस्ट पे मटेरियल गुड्स, जो भी रॉ मटेरियल है वो भी सस्ता मिल रहा है, तो वहां से उसने इसकी कॉस्ट को कम करना शुरू कर दिया। और अपने यहाँ जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया इसकी, तो आज भी मैं इसलिए ये बात को आपको रोबोट का उदाहरण देता हूँ कि आज भी ये टॉय उतने ही रुपए का आता है आज से, जो लगभग 35 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35 साल पहले भी जितने का टॉय आता था उतने का ही ये टॉय आज की तारीख में आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 35 साल में अगर रुपए की कीमत करें, मेरे पिताजी की तनख्वाह उस समय 200 रुपया थी, केवल 200 रुपये, 200 रुपये बहुत कम होते थे, तो वो 200 रुपये, और मतलब उस समय ये टॉय 250-400 रुपए का था। आज मतलब उनके लेवल का अफसर एलडीसी की तनख्वाह 30-40 हजार रुपया होगी, यानी उस समय के हिसाब से अगर सैलरी वाइज कंपेयर करो तो 80 हजार रुपए का ये टॉय है। कैसे उसने वो 80 हजार रुपए की चीज के 250 रुपए रखे? आज भी ये टॉय बाजार में जाओगे 200-300-400 रुपए में मिलता है। कैसे वो संभव हो पाया? क्योंकि उसने इसमें, वहां के लोगों ने इनपुट में गए, वहां के लोग इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस में जाएंगे और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो ये एक एटीट्यूडनल इशू है। भारत में जो सबसे बड़ा इशू, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा क्रिप करता हूँ, जिससे मैं सबसे ज्यादा दुखी भी रहता हूँ, मुझे लगता है कि जिसमें हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। हम बेकार की चीजों में हमें लगे रहना बहुत आनंद आता है, बहुत सारी व्यर्थ की चीजों में हम घुसे रहना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में कब इलेक्शन हो रहा है, कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे हमें पता भी नहीं है वो, जिसके मतलब हम बीजेपी कांग्रेस या कुछ भी इस तरीके की और उलझुल एक्टिविटीज तमाम होती रहती हैं, उनमें अपनी सारी एनर्जी सारा टाइम उसमें लगाने को तैयार है, चाहे उससे हमारा अपना भविष्य भी खत्म हो जाए। बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी दल आपको पूछने भी नहीं आएगा, परंतु एज अ पीपल ऑफ इंडिया हम उसके लिए तैयार नहीं है कि नहीं, हम खुद से, हम केवल क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पहले बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी तब कुछ बदलेगा। हम ये नहीं कि भाई यहाँ जो सरकार है, संविधान ने तो सरकार किसकी बनाई है? संविधान ने तो ये लिखा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी गिव्स इंडिया टू, क्या जो भी उनका, वी द मेंबर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी और वी द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। वहां तो ये लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट द वी द पीपल ऑफ इंडिया आर इन लिटिल बैड शेप। तो वो उसके लिए मूव नहीं करते। अगर हम मूव करें, ये सब चीज हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जो कुछ चाइना ने किया है बहुत इजीली रेपिटेबल है, बहुत आसानी से दोहराया जा सकता है, और भारत भी उससे कहीं बड़ी शक्ति बन सकता है, परंतु उसके लिए जो इन्वॉल्वमेंट है वो इनका चाहिए। अब जो ये लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस और बहुत सारे और हैं, खाली यही नहीं, ये सब लोग चाहते हैं कि जो पीपल ऑफ इंडिया है दे शुड ऑलवेज कीप लुकिंग टुवर्ड्स अस। हमें एजुकेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। भी कांग्रेस अभी देखो कुछ समय में मैनिफेस्टो लाएगी कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। फिर बीजेपी उसके काउंटर में कुछ लेकर आएगी कि अच्छा ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये वो कुछ नहीं देंगे, हम ही देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और हम उस ट्रैप में घूमते रहेंगे। पिछले 70-75 साल से हम घूम रहे हैं। सर फिर इस तरह तो हम लोग कभी आत्मनिर्भर भारत बन ही नहीं पाएंगे। तो सर फिर तो सर हमें कोई इनिशिएटिव सर स्टार्ट करना चाहिए ना सर, इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए। और अगर ये इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं तो सर आने वाले मुश्किल से सर 5-6 साल में सर काफ़ी सर जो ट्रांसफॉर्मेशन है सर वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिल जाएगा, अगर हम करने को तैयार हो, क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम ये तय कर लें कि हम कुछ करेंगे तो कैसे नहीं होगा। अगर भारत के लोग, हमारी जो युवा पीढ़ी खासतौर में, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो हमारे यूथ का ही है,
जो बाकी पुरानी जनरेशन है उनका कुछ ठीक है, उन्होंने जैसे समय काटना था वो काट चुके हैं। जो प्रॉब्लम है वो हमारे यूथ का है, आप लोगों का है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब हम लोग तो ठीक है, मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ खैर, पर ये है कि ठीक है जैसी भी थी कट गई। प्रॉब्लम है हमारे आने वाली पीढ़ियों की। मेरे साथ के लोग जो बीटेक करते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय जो लोग बीटेक करते थे उनकी जो तनख्वाह होती थी और आज जो बीटेक कर रहे हैं उनकी जो तनख्वाह होती है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे समय में जब आदमी बच्चा कोई बीटेक करता था, उसका बीटेक में एडमिशन, बीई में एडमिशन होता था, इवन डिप्लोमा भी जो कर जाता था, 2020 की ज्यादा 2000 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या से 20 साल पहले, उस समय अगर आप बीटेक करते थे तो जितनी तनख्वाह आज आपको मिलती है 20,000 रुपये 25,000 रुपये तक महीने मंथली उनको तनख्वाह मिलती थी। और उस समय 25,000 बहुत बड़ी रकम थी। सन 2000 में 25,000 रुपया एक बड़ी तनख्वाह थी। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको कोई बहुत ग्रेट सैलरी वो नहीं मिला प्लेसमेंट पर, मतलब प्लेसमेंट जो मिला उसमें भी उसे 25,000 रुपये मिलते थे और हम लोग महीने का कितना 1,000-1,200 रुपया खर्चा करते थे। तो हम लोग ये उसे भी लगता था इतने पैसे का हम करेंगे क्या। बट आज मैं जिस चीज से ज्यादा कंसर्न हूँ कि हमारे बीटेक को भी 15,000 रुपये की तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उसका पढ़ने का, उसका मेहनत करने का क्या फायदा है। इसका सोल्यूशन, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे सामने, जिसको हम जाने अनजाने किसी न किसी तरीके से हम इग्नोर कर रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, दैट नीड्स टू बी टैकल्ड एंड नो वन एल्स इज गोइंग टू हैंडल दिस इशू। यू माइंड इट, ना ये कोई नहीं हैंडल करेगा, ना ये, इनका कोई कंसर्न नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं। अगर इन्हें करना होता, आज से दोनों सबके पास, आज भारत को रिपब्लिक बने 71 साल हो जाएंगे, 71 साल हो चुके हैं, ठीक है। 71 साल में हम अगर पढ़ेंगे, अभी जब स्कीम्स पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, गरीबी हटाओ की जो प्रयास है, गरीबी बेरोजगारी हटाने का जो प्रयास है, वो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। ये मत सोचना कि कोई आएगा और अगले वाले जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर या तो मोदी जी होंगे या कोई भी होगा, वो बदल देंगे, वो भी वही काम करेंगे, ठीक है, जो भी बनेगा। तो ये जो गरीबी हटाओ है, आज भी गरीबी उतनी की उतनी, अगर आप नंबर्स में देखोगे गरीबी उतनी की उतनी है। अगर एवरेज इनकम, अगर आप रुपये पर उसको डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू को उसको न्यूट्रलाइज कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि गरीबी आज भी लगभग उतनी है जितनी हम जब आजाद हुए थे तब थी। तो हमारे सामने एज एन पीपल ऑफ इंडिया वी हैव अ सिवियर क्राइसिस, वी आर इन अ सिवियर क्राइसिस, और स्पेशली यूथ ऑफ इंडिया इज। जो मैंने आपको कल एक ग्राफ बनाया था ना, ये वाला ग्राफ बनाया था, यस सर, इंडिया का ग्राफ ऐसा है, वी आर लाइक दिस। इंडिया की 18 साल से जो पॉपुलेशन है, 18 इयर्स से या कम वाली जो पॉपुलेशन है, मोर देन 40%, ऑलमोस्ट 45% के आसपास आबादी इस ब्रैकेट में खड़ी हुई है। जो आज अभी या तो पैदा हुए बच्चे या 18 साल के हैं, 0 से 18 साल वाले, इन सबको काम चाहिए, इन सबको रोजगार चाहिए, बेहतर जिंदगी चाहिए, ठीक है, पर इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो आप यहाँ खड़े हुए हैं, 18 से 25 साल वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, और वो अपॉर्चुनिटी आपको कोई देगा भी नहीं अगर आप किसी इस भूल में, क्योंकि ये पुरानी जनरेशन ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी जो भी है उन्होंने की है कि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास ना रखकर केवल और केवल नेताओं के ऊपर विश्वास रखा है कि सम गुड लीडर विल कम, इसकी सरकार आने दो तब कुछ बदलेगा, उसकी सरकार आने दो तब कुछ बदलेगा। ये जो एवरेज मेंटेलिटी है, ये हमारी सबसे बड़ा घातक वो है। किसी भी जगह पैसा नहीं हुआ है,
जो चीन की हम बात, जहाँ से ये बात शुरू हुई, चीन की जो कहानी शुरू हुई वो वहीं से शुरू हुई। और आप में से भी हर कोई, ये पोटेंशियल हर बच्चा रखता है। कोई भी, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हर यूथ बराबर दिमाग रखता है, इक्वल एबिलिटी रखता है। कुछ पास हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, कुछ पास नहीं हो जाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे। इट डज नॉट मीन कि दे डोंट हैव एबिलिटी, दे आल्सो हैव द एबिलिटी। समहाउ दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी। ऐसा नहीं कि खजाना किसी के पास होता नहीं है, प्रकृति की तरफ से सबको खजाना दिया गया है। अब कोई उस खजाने को खोद लेता है, कोई उस खजाने को नहीं खोदता, जमीन में पड़े रहने देता है। अब जिसमें जमीन में पड़े रहने दिया, जमीन में दबे रहने दिया, उसमें प्रकृति की कोई खोज नहीं, वो दिक्कत नहीं है। नेचर ने कोई आपके साथ अन्याय नहीं किया है, नेचर ने बराबरी रखी है सबके साथ। अब अगर आप अपना जो खजाना खुद ना खोद पाओ तो कमी किसकी है? नेचर की तो नहीं है। So what I suggest at this point कि we should believe in our ability, we should believe in ourselves, people of India, we should believe in people of India, we should expect from people of India, not from so and so party, so and so leader. We should stop doing this, we should start believing in ourselves. I am the leader, I am the Modi, ठीक है, मैं खुद का नेता खुद हूँ। जिस दिन हम ये लोग, हमारा देश ये बात रियलाइज कर लेगा कि हाँ मैं खुद का अपना लीडर हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण है जब लोगों ने किया है, एक नहीं हजारों उदाहरण है जब लोगों ने किया है। अगर हम कोसते रहेंगे, बैठे बैठे कोस सकते हैं, कोसने से कुछ नहीं होता है। हम उल्हाने देते रहे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के गालियां देते रहे एक दूसरे को कि वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो ऐसा गलत है, ठीक है। लोग पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप देम। कोई पागलपन में डूबा हुआ है तो पागलपन में डूबे हुए व्यक्ति को आप ये कहो कि नहीं ये पागल है, अरे है तो है भाई, पागल के साथ आप लड़ाई नहीं करते हो ना, तो ये है वो पागल। जी सर, जैसे कि आपने बताया सर, हमारे से बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च हुए थे, लाइक स्किल इंडिया प्रोग्राम। एज अ स्टूडेंट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उससे सीखी हैं। लाइक देयर इज़ अ स्वैम ऐप इन विच यू कैन एक्सप्लोर वेरियस स्किल्स। तो जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, मोस्टली पॉपुलेशन दे आर एजुकेटेड बट नॉट स्किल्ड, लेकिन सर उसका भी तो एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले लिया है फॉर मेकिंग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्किल, सो वो अपनी आजीविका चला सके। अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो ठीक है, कोई तो वो जॉब कर सके। देखो, नंबर एक, पहली बात जो जहां से आप गलत कर रहे हो, स्टॉप लुकिंग टुवर्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वेरी फ्रेंकली सेइंग, ठीक है। स्टार्ट योर इनिशिएटिव, यू आर द इनिशिएटिव, कोई आपके लिए इनिशिएटिव नहीं चलाएगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ने आते हो, आपको आईएएस बनना है, क्या आप ये देखते हो कि डॉक्टर प्रवीण कुमार या कोई भी आदमी आईएएस की फ्री कोचिंग चलाएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा? नो सर। आप खुद अपनी किताब निकालते हो, ढूंढते हो और पढ़ना शुरू करते हो। मेरे जैसे लोग तो आपको बीच में सप्लीमेंट करने के लिए मिल सकते हैं। आप एक एफर्ट कर रहे हो, आप कहीं मेहनत कर रहे हो, मुझे लगा कि भाई ये 100 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अगर इनकी कुछ सहायता कर दूं, मेरी तरफ पे मेरे पास की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं इनकी कुछ हेल्प कर दूं तो जो इनका एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। क्या नहीं यही कर रहा हूँ ना मैं? ये तो नहीं कर रहा मैं तुम्हारी जगह तो पढ़ रहा नहीं हूँ। यस सर। पढ़ते तो आप लोग हो, पढ़ाई का डिसीजन भी आपने ही लिया हुआ है, मैंने तो नहीं लिया हुआ है। दिस इज योर इनिशिएटिव, दिस इज योर इनिशिएटिव दैट यू हैव स्टार्टेड। सो नंबर 1, अगर आप इस लाइन पे जा रहे हो, जिस लाइन पे आपने बात करी, एंटरप्राइज की बात करें, इट हैज टू बी योर इनिशिएटिव, नो वन एल्सेज इनिशिएटिव। जब तक आप ये देखते रहेंगे ना कि सरकार की योजना है, सरकार ऐसा करेगी वैसा करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। एट बेस्ट, जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसमें ये हो सकता है कोई आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर देगा, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। ये भी हो सकता है कोई आपकी सहायता ना भी करे, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। वो भी संभव है, बिल्कुल हो सकता है कोई सहायता नहीं भी करेगा, बट बेस्ट केस सिनेरियो में भी आपको कोई थोड़ी बहुत सहायता कर देगा। आपने 80% काम कर दिया है, कोई 10% 20% का सहयोग कर जाएगा। आप पढ़ाई तो आप ही करते हो ना,
80% तो आप ही पढ़ाई करते हो, मैं तो 10-20% आपको बता देता हूँ ये पढ़ लो, जहाँ लगा एक सिस्टम बना दिया, असाइनमेंट बना दिए, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, एंगेजमेंट कर लिया कि चलो बच्चे आए रेगुलर क्लास करें, कुछ कुछ चीज़ों को देखते जाएं। पढ़ाई तो आप करते हो, मैं थोड़ी करता हूँ। सेम अप्लाइज टू दिस पार्ट आल्सो। तो आपको इनिशिएटिव खुद करना होगा, अपने दम पे करना होगा, विद योर ओन कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि मेरे को करना है, जैसे आपने आईएएस के लिए किया है ना कि मेरे को करना है, सर ऐसे टैलेंट यहाँ भी देखकर आपको अपना कुछ लोग कॉन्फिडेंस ऐसे खुद होते लाना जो हेल्प होगा। करने आ जाते हैं। अगर आप करोगे तो कोई ना कोई हेल्प करने मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जब ईमानदारी से प्रयास करते हो, वो कौन सी मूवी थी जिसका मैं तो मूवी कम ही देखता हूँ, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान की मूवी थी ना कि कायनात क्या थी, समथिंग कुछ ऐसा था, अजीब सा डायलॉग था वो, कायनात में कायनात मदद सर करेगी। सर जब तुम तक किसी हो चीज हाँ जाए। की सर, चीज को चाहो तो शिद्दत से पूरे चाहो सर, कायनात किसी मिलो चीज को उससे कायनात शिद्दत से चाहो तो में सारे हाँ कायनात मिलाने की उससे लग कोशिश में जाते हैं। लग जाएगी। मिलाने की हाँ, कोशिश में लगे, जब जरा आप जरा किसी खाली चीज के करो। लिए कोशिश करते हो, आप किसी चीज के लिए एफर्ट करते हो, तो जितनी एक्सटर्नल चीजें हैं वो भी आपके साथ काम करते हो, बट वो तब तक नहीं करेंगी जब तक आप खुद के लिए काम करना ना शुरू करो। तो दैट इज द कोर एसेंस ऑफ दैट डायलॉग, जो मुझे उसमें ठीक चीज लगी थी कि भाई जब तक आप नहीं करोगे कोई दूसरा नहीं करेगा। आप करोगे, कुछ लोग आपकी मदद करने आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, दैट्स नॉट एन कंपल्सरी थिंग, मिल सकता है कोई, नहीं भी मिल सकता। तो यही चीज आपको बोलूंगा, और मैं खासतौर में इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली मानता हूं कि अगर हमारे, और क्योंकि देखो प्रॉब्लम खासतौर में हमें पहचाननी चाहिए एज एन यूथ, हमें ये समझना चाहिए कि हम डीप प्रॉब्लम में हैं, डीप ट्रबल। और जो आदमी जितनी जल्दी अपनी समस्या को पहचान लेता है, उतनी जल्दी उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेता है। सो एज एन यूथ वी मस्ट रियलाइज, मैं आप सभी लोगों को ये बात कर रहा हूँ, आप सिविल सर्विसेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं बड़े सारे अल्टरनेटिव भी देता रहता हूँ आपको कल भी मैं कुछ कह रहा था कि फॉरेन एजुकेशन, व्हाट आई सजेस्ट कि दैट, मेरा अपना भी खुद का मानना है, क्योंकि हमारी अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, जो कि एक्चुअली में नहीं कर रही है पिछले कुछ सालों से, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो हमारे ये जो आने वाले समय की ये जो 18 से ये वाले लोग हैं, आज ही ऑलरेडी हालात इतने खराब हैं, तो ये 0 से 18 वाले 45% बच्चे करेंगे क्या अगले सालों में? ये क्या करेंगे? इनके पास कोई तो साधन होना ही चाहिए ना। तो मैं ये कहता हूं कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। साधन तो सर हम खुद ही खोजेंगे। हाँ, नहीं, हर समस्या सॉल्यूशन के साथ आती है, ये भी ध्यान रखो। बस यही प्रॉब्लम का सबसे मुश्किल काम ये होता है कि वी फेल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम पहचान ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है भी। हम कहते हैं अरे कुछ नहीं है, हम तो देख लेंगे, हम कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द इशू। वी मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वी मस्ट रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को पहचानना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ रेस्पेक्ट द प्रॉब्लम। उसको इज्जत देनी चाहिए, समुचित इज्जत देनी चाहिए। अगर आपको इसको इज्जत नहीं दोगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। रेस्पेक्ट द, सर कोई प्रॉब्लम होता है उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं सर। हाँ जी, एक्सेप्ट नहीं करते ना, वही तो बात है, मैं वही कह रहा हूँ। व्हाट हैपन्स कि हमारे को कोई समस्या होगी, हम एक्सेप्ट करना ही बंद कर देंगे, अरे नहीं कुछ नहीं। अगर मेरे को मान लो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही या कुछ मेरे को दिक्कत आ रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, वो इग्नोर करेंगे उसे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब ये कोई नहीं करते करते आप अपना समय जाया कर देंगे। समय करते जाया करते करते ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाएगी कि जो इजीली सॉल्व हो सकती थी अब वो सॉल्व ना हो पाए। तो पहले तो एक्सेप्ट करते हैं, देन रेस्पेक्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का, कह रहे भाई ठीक है प्रॉब्लम है, उसको भी तो सम्मान मिलना ही चाहिए, और फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करते हैं। And I can guarantee you, yes, we can find solution. There are n number of solution of one problem. हर एक समस्या के 10,000 सॉल्यूशन है, काम करने की जरूरत है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, पर इसका बहुत सॉल्यूशन है। भारत जो है बहुत रिसोर्सफुल कंट्री है, भारत मैन पावर के टर्म में रिसोर्सफुल है, भारत
रॉ मटेरियल के टर्म्स में रिसोर्सफुल है। भारत हर चीज के मामले में, हाँ भारत इंटेलेक्ट के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, मतलब इंडस्ट्री मतलब मेहनत के मामले में, कि हम में से बहुत गुण है। मैं भारतीयों को लेके ये मानता हूँ, भारतीयों में हर चीज का गुण है, हर चीज है हमारे पास। मेहनत कर सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, यहाँ का वो जो एनवायरनमेंट है वो भी ठीक ही है। बस एक ही चीज का प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है वो है एटीट्यूड का प्रॉब्लम। वी डोंट रिकॉग्नाइज अवर प्रॉब्लम, और या हम अपने प्रॉब्लम को इधर उधर पास करते रहते हैं। या तो देखो मैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा नास्तिक टाइप का इंसान हूँ, तो या तो देखो हम देवी देवताओं की तरफ देखते हैं, भगवान के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और उसकी तरफ देखते हैं कि भाई कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई शक्ति मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। और जब देवी देवता और ये वाली शक्ति पर खत्म हो जाते हैं तो हम नेताओं को शक्ति मान लेते हैं कि कोई नेता आएगा, वो नेता मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ना कोई नेता आएगा, ना कोई शायद देवी देवता आएगा। हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखें। और इवन देवी देवता मानने वाले भी लोगों को ये पता है कि ये कहा भी जाता है कि अगर भगवान कुछ है तो आपके भीतर है, बाहर नहीं है। तो दैट भगवान, दैट फोर्स, दैट शक्ति लाइज विद इन यू। शक्ति कहीं बाहर नहीं है, शक्ति आपके भीतर है। उस शक्ति को पहचानो। बस जो मैं खजाना बोल रहा हूँ, खजाना आपके भीतर है। उस खजाने को पहचानो, उसे खोदो, डिग आउट करो और उसको यूजफुल बनाओ। चलो आज तो हमने बातों में ही सारी चीजें निकाल दी। खैर, इंडिया चाइना के भीतर में जो इश्यूज थे, बॉर्डर डिस्प्यूट था, इकोनॉमिक ट्रेड इश्यूज हैं जो हमारे उनके साथ में संबंध है। ये दो हमारे मेन पहलू हैं जिसके कारण हमारा जो है चाइना का जो हमारा संबंध है वो प्रभावित होता है। और कल शुरू करेंगे चाइना को, ठीक है। आज खत्म करते हैं यहीं पर। और आप लोगों से मैं बस एक ही चीज कहूंगा, ठीक है, कुछ मत करो, अपने पर विश्वास करना सीखो। हर चीज में विश्वास करना सीखो कि मैं कर लूंगा, कर लूंगी। ये भी हमारी गलती होती है कि हम हर चीज लूंगा कर देते हैं। 50% पॉपुलेशन, ठीक है। तो अपने पर विश्वास करो, मेहनत करो। स्काई इज द लिमिट। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Have a good day. बाय। Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।